हमीरपुर का जितना भी प्रबुद्ध मीडिया यहाँ पे बैठा है, उन सभी का स्वागत है, उन सभी का अभिनंदन है और उन सभी का सम्मान है। और मेरे साथ मेरे भाई प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्समैन नरेश ठाकुर जी, बिलासपुर से हमारे कांग्रेस के महासचिव हेमराज ठाकुर जी और भाई अंशु। आज मौका मुझे दिया गया है और पार्टी का आदेश भी है कि आप हमीरपुर में जाके पत्रकार वार्ता करेंगे। तो मैं इस पत्र वार्ता को शुरू करने से पहले आप सभी की अनुमति चाहता हूं। मेरे ख्याल में हमें कॉन्टेक्ट पे आ जाना चाहिए। सबको पता है, सर्वविदित है कि पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर बाय पोल भी हैं, उपचुनाव भी हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों में। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, मंडी है, कांगड़ा है और शिमला है। तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर फोकस है, तो जो हमारा आज की पत्रकार वार्ता का जो कंटेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों से इस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूं कि आज ये चुनाव का संदर्भ है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो चुनाव का है। तो मीडिया की और हमारी भी प्राथमिकता रहती है कि हम पर्टिकुलर विषय वस्तु के ऊपर बोले, पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर बोले। आज विधानसभा और लोकसभा के जो चुनावों को देखते हुए मैं जिस कंटेंट को लेके जा रहा हूं वो इस तरह के व्यापक मुद्दे हैं, वो लोकसभा से लेके और जो बाय पोल हमारे हो रहे हैं उन सबको कवर करते हुए मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो पर्टिकुलर नहीं है। चुनावों के मद्देनजर जो कंटेंट है हम उसको लेके ही आपके बीच में हैं। मैं बात करूंगा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। करीब 17-18 वर्षों से माननीय हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो देश के विभिन्न मुद्दों पे बोलते हैं और उनके पास बड़े अहम मंत्रालय भी रहे हैं और जो अहम मंत्रालय उनके पास रहे हैं वो हमारे राज्य वित्त मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, और आज की डेट में उनके पास खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मुख्य तौर पे है। मैं उनकी वार्ताओं को सुनता हूं, उनके बयानों को सुनता हूं। हमेशा उनका जो एक फोकस रहता है वो कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर हमेशा कटाक्ष करते हैं। कभी वो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में, यहां की समस्याओं के बारे में, यहां के मुद्दों के बारे में, कभी हमीरपुर की बात सड़क से संसद तक नहीं पहुंची है। आज तक कोई भी ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग उन्होंने हमीरपुर के अंदर नहीं की है। हमीरपुर इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जिला बिलासपुर भी आता है, जिला हमीरपुर भी आता है, जिला ऊना भी आता है और 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे जिला कांगड़ा के आते हैं। 1 विधानसभा क्षेत्र हमारा जिला मंडी से धर्मपुर आता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जो कभी खड्डों में जाके, कभी नालों में जाके वो अपनी इमेज को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 17-18 वर्षों से उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वो एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार किया है। उनके पास उनके पिताजी की लिगेसी थी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनका साथ भी दिया, उनका समर्थन भी किया, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट को लेके, अपने मंत्रालयों को लेके और हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को लेके आज तक बिल्कुल असफल हुए हैं। मैं भाई अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपके उनके बीच के अंदर क्या गुटबाजी थी? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आपकी जगह जयराम ठाकुर जी को बना दिया, या नड्डा जी बनना चाहते थे?
हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपका उत्तरदायित्व ये बनता था कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए खेल मंत्रालय आपके पास है, तो आप जयराम ठाकुर जी की सरकार को कितनी सुविधाएं, कितना बजट और कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को जयराम ठाकुर जी की सरकार को दिया आपने। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर सरकार बदलती है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपके हमीरपुर का चांद है, सूरज है, आप उनको जो संज्ञा देनी चाहे आप दे लीजिए। जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, आज 15 माह जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बने हुए हो गए हैं। मैं फिर भाई अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बता दीजिए, आप यहां से केंद्र में मंत्री और यहां से ही आपके मुख्यमंत्री, आप बता दीजिए खेल मंत्रालय के अंदर आपने कितना पैसा यहां पे हिमाचल सरकार को दे दिया है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को दे दिया है। आप ये बता दीजिए कि आपने कितने खिलाड़ी जो हैं यहां पे आपके रणजी खेले, संतोष ट्रॉफी खेले, देवधर ट्रॉफी खेले, अलग अलग खेलों से संबंधित ये राष्ट्रीय स्तर के जो है वो टूर्नामेंट्स हैं। तो अनुराग ठाकुर जी आप बता दीजिए कितने लोग हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं, कितने हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लोग खेल रहे हैं। आप वहां पे भी असफल हुए हैं, आप वहां पे भी फिसड्डी डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद मैं आता हूं, आपके पास दूसरा जो अहम मंत्रालय रहा वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रहा। आप सारे के सारे बंधु मीडिया जगत के एक प्रोमिनेंट फिगर हैं और मीडिया कर्मियों के नाम से जाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी, जब यहां पे कोविड की समस्या हुई, दिल्ली के अंदर कोविड से अगर कोई पत्रकार की डेथ होती थी तो उसको पूरा के पूरा मुआवजा दिया जाता था। मंत्रालय आपके पास हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 पत्रकारों की जो यहां पे मृत्यु हुई थी, आप बता दीजिए उन पत्रकारों को आपने क्या दिया। मंत्रालय आपके पास था, सरकार आपके पास थी, लेकिन आपकी वहां पे जो भूमिका थी वो संदेहास्पद भूमिका आपकी थी। मजीठिया कमीशन की रिपोर्ट आज भी आपके मंत्रालय के अंदर धूल फांक रही है। मैं आपको बता देता हूं, आपका जो ये मामला मीडिया कर्मियों का चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो विचाराधीन है, लेकिन आज भी वहां से जो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उस चीज को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है। आपके पास ये मंत्रालय था, आप हिमाचल प्रदेश के पत्रकार बंधुओं के लिए एक योजना, एक पॉलिसी आप ला देते। मैं बताता हूं, यहां से जितने भी हमारे यहां से दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री रहे, उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे। आप शांता कुमार जी को देख लीजिए, आप पंडित सुखराम जी को देख लीजिए, आप राजा वीरभद्र सिंह जी को देख लीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कौन सी ठोस नीति, कौन सी ठोस योजना जो है आप यहां पे लेके आए, वहां पे भी आप फिसड्डी डिक्लेयर हुए हैं। अब आपके बड़े मुद्दों पे मैं आता हूं जिनके ऊपर आप बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी। इस देश का आज हर नागरिक जो है 1,56,000 रुपए कर्जे के अंदर दबा हुआ है। इस देश के अंदर जो 14 प्रधानमंत्री हमारे रहे, उन्होंने 1947 से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का जो है वो इस देश को चलाने के लिए लोन दिया है। आप मोदी जी की बात करते हैं, मैं आपके सामने फिगर देता हूं कि 155 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है पिछले 10 वर्षों के अंदर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने लिया, आपकी सरकार ने लिया है। आपको अनुराग ठाकुर जी जो तगमा मिलता है केंद्र की सरकार में, जो मोदी जी आपको तगमा देते हैं, वो इसलिए तगमा देते हैं कि आप जितना 10 जनपद को कोसोगे आपको उतना ही आपको उसकी तरक्की मिलती है। आपको तरक्की इसलिए नहीं दी जाती कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाते हैं, और वो आप उठाते भी नहीं हो, और ये सर्वविदित है। हमीरपुर के लोग जानते हैं, बिलासपुर के लोग जानते हैं, ऊना के लोग जानते हैं। मैं भाई अनुराग ठाकुर जी आपसे पूछना चाहता हूं, विद द फोल्डेड हैंड I request you
टू आस्क टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट कि ये इतना पैसा कहां पे लिया गया 10 सालों के अंदर, जो इतना कर्जदार आपने इस देश के हर नागरिक को बनाया है। अभी मैं बताता हूं, आपकी जो मदर कंसर्न कंपनी है ONGC, जो तेल को यहां पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी उपक्रम है, उसका जो घाटा है वो 93,000 करोड़ रुपए का घाटा है। और जो रिलायंस कंपनी है, जो रिलायंस जो पेट्रोल इस पे करती है काम, जो पेट्रोल और डीजल में काम करती है, उसका जो फायदा है वो 1,35,000 करोड़ रुपए का जो है वो इस साल उन्होंने मुनाफा कमाया है। आप क्यों महिलाओं की बात नहीं करते? आप क्यों बेरोजगारों की बात नहीं करते? आप क्यों मजदूर किसानों की बात नहीं करते? आप क्यों छात्रों की बात नहीं करते? आप बता दीजिए, सामाजिक न्याय पे भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? सामाजिक न्याय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो वचन पत्र है, उसके अंदर सामाजिक न्याय को लेके आपने कौन सी परिभाषा गढ़ी है, कौन सी योजना आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को दी है? तो अनुराग ठाकुर जी, आपकी जो भूमिका रही है संसद में वो बिल्कुल नग्न रही है। आप बिल्कुल पूरी तरह से यहां की समस्याओं को उठाने के लिए, यहां की जन समस्याओं को उठाने के लिए आप असफल हुए हैं। आप ये बता दीजिए कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, आज मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता आपको किस आधार पे अपना विश्वास जताए, किस आधार पे आपको अपना वोट दे। अब उसके बाद मैं दूसरे विषय पे आता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बायपोल चल रहा है और जिसके अंदर हमीरपुर जिला की जनता को संशय में डाला है, तो किसने डाला है? भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। सुजानपुर के जो विधायक थे वो बिक गए, आपके बड़सर के विधायक थे वो बिक गए। एलिगेशन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर लगाया कि वो हमारी सुनाई नहीं करते। हमारी सरकार आपदा में त्रस्त, हमारी सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने में व्यस्त, और ऊपर से ये लोग जो है ये सारे के सारे इन्होंने अपना जो बाजारगिरी थी, या जो खरीदार बेचने और खरीदने की जो प्रक्रिया थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने इन छह बिके हुए विधायकों ने इनकी सहभागिता, इनका साथ, भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। अब किस नीति और किस नैतिकता की बात करते हैं? 6 टिकट आपने वो दिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो 6 टिकट थे जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लोग थे। आपकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहां है? आपका RSS कहां है? आपका युवा मोर्चा कहां है? आपकी जो महिला मोर्चा है वो कहां है? आप कहते हैं कि हम जो है नैतिकता की बात करते हैं, हम काडर की बात करते हैं, आप अपने को काडर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, लेकिन वो लोग आज कहां गए? आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, आपने उसको अस्थिर करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश का आवाम, हिमाचल प्रदेश की जो सियासत है वो ये कभी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं चाहती है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो अनुराग ठाकुर जी, जयराम जी, माननीय बिंदल जी और माननीय नड्डा जी, आप ये बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को अनरेस्ट करने का अधिकार किसने आपको दिया? आप सत्ताओं को तोड़ते आए, आपने और प्रदेशों के अंदर सत्ताएं तोड़ी, आपने मणिपुर की महिलाओं के बारे में नहीं बोला, आपने छात्रों के बारे में नहीं बोला, किसान सड़कों के ऊपर 700 से ज्यादा किसान सड़कों के ऊपर मर गए, लेकिन आपने उनके ऊपर नहीं बोला। अगर कहीं पे आपकी सरकार नहीं टूटी तो आपने ED, CBI और इनकम टैक्स को अपना काडर बना लिया, अपनी संस्था आपने बना लिया। ये आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हर नागरिक, हर आदमी, हर बच्चा, हर मातृशक्ति इस बात को जानती है, इससे अनभिज्ञ नहीं है। यही जो राजेंद्र राणा जी थे, ये भारतीय जनता पार्टी से आए थे, कांग्रेस ने इनको सम्मान दिया, इनके पुत्र को प्रदेश का जो सोशल मीडिया का चेयरमैन था उसको बनाया, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस ने बनाया, इनको टिकट दिया, इनकी सहायता की,
लेकिन ऐसा कौन सा सम्मान था जो इनको जो है वहां भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बिकना पड़ा। बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के संगठक थे, आप सबसे जो हमारी शालीन और जो सबसे ज्यादा नैतिक ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के अंदर सेवा दल है, आप उसके जो थे प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश के जिम्मेदार सबसे पद के ऊपर थे। आपने कांग्रेस में कौन सी गरिमा को जो है उसको दांव पे लगाया है? क्या ये नैतिकता कांग्रेस से आप सीख के आए कि वहां पे पैसे लेके आप बिक जाओ? चैतन्य जी की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी हमारे इस संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। चैतन्य जी 27-28 साल आपकी उम्र है। पिताजी आपके जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तराखंड से रिटायर हुए हैं। टिहरी बांध के ऊपर 300 करोड़ रुपए की फाइलें जो है अभी तक पड़ी है, जिसके ऊपर जो अनियमितता बरती जा रही गई है, वो आज भी मामला जो है ईडी के संज्ञान में है और पेंडिंग पड़ा है। क्या आप उस दबाव के अंदर चले गए? तो चैतन्य जी, आपने तो अपना पॉलिटिकल सुसाइड किया है। आप ना कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे रहे, ना भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे रहे, और जो लोकतंत्र की बुनियाद है वो है जनता, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो बिल्कुल ही निकम्मे साबित हुए हैं। उसके बाद हमारे देवेंद्र भुट्टो जी हमारे बगल से इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनको जो माइनिंग माफिया, जो क्रेशर माफिया की जो उनको संज्ञा दी है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब ये अंडर द टेबल अपने काम करवाना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्पष्ट नैतिकतावादी व्यक्तित्व है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने ये हथकंडा अपनाया और भारतीय जनता पार्टी उस भागीदारता में, उस पाप में शामिल हुई है। ये तो इनकी नैतिकता है। सुधीर शर्मा जी की बात करूं तो सुधीर शर्मा जी की अगर बात करते हैं, वो माइग्रेट होके आए थे बैजनाथ से धर्मशाला में। एक पुश्तैनी परिवार, सारा जीवन उनके पिताजी ने पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार पंडित संतराम जी ने वहां पे दिया, अपना पूरा योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया उनको। इससे बड़ा सम्मान उनको क्या चाहिए? अरे पैसे के लिए आप भी बिक गए। रवि ठाकुर जी लाहौर से आते हैं, उनकी माताजी स्वर्गीय, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी माताजी का जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी में थे, युवा कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा रही थी, और आपने वो सारा योगदान भूल दिया। आपने वहां के चंद ठेकेदारों के साथ अपनी अट्टाबट्टी सेटिंग करने के चक्कर में, और जितना आप भारतीय जनता पार्टी के इस पाप के भागीदार बने हैं। तो आज मीडिया के माध्यम से यही कुछ एक विषय थे जिनके ऊपर मैं अपना फोकस कांग्रेस की बात, कांग्रेस की विचारधारा की बात और कांग्रेस की नीतियों और योजना की बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। आई वुड कम टू यू एंड उसके बावजूद अगर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द हाउस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोर, आई वुड वेलकम यू। संज्ञान जी, आप अनुराग ठाकुर का बहुत कुछ बोल रहे हैं, पिछले कई चुनावों से वो लगातार बोल रहे हैं, कारण क्या है उनकी जीत? उनके बड़े स्पष्ट कारण है, बहुत स्पष्ट कारण है उनकी जीत के। 2 चुनाव उन्होंने अपने पिताजी की लेगेसी पे जीते हैं और 2 चुनाव उन्होंने मोदी जी की लेगेसी पे जीते। बड़ा स्पष्ट कारण। अगर ये बोले, ये आपकी बात ठीक है कि लोकतंत्र में जीत वही है, जस्टिफिकेशन वही बनती है जो जीत के आए, लेकिन जो उसके पीछे की भूमिका है, मैं इसमें और भी इंडोर्स कर रहा हूँ। आप जब 5 साल होते हैं तो कांग्रेस के लोग बिल्कुल बोलते नहीं है उनके खिलाफ, चुनाव जब आता है तो इक्का दुक्का लोग बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। सब पता नहीं, अब मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल पे जुड़ा हूं नहीं जुड़ा हूं, जो कुछ पुराने पत्रकार हैं और कुछ बिलासपुर में भी अपनी सेवाएं देके आए हैं, तो मैंने रेगुलर उनके बारे में बोला है। और पिछले जो पार्लियामेंट चुनाव थे उसके अंदर मैं यहाँ का समन्वयक रहा हूं पूरी कंस्टिट्यूएंसी का।
और जितनी आवाज अनुराग ठाकुर के खिलाफ या माननीय नड्डा जी के खिलाफ हमने उठाई है बिलासपुर के अंदर, वो हम बिलासपुर से अक्सर बोलते हैं। हमीरपुर के जो लोग हैं, जहां तक मैं देखता हूं तो बोलते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी काफी एक्टिव मेरे को दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर को घेरने में। नहीं, आपको ये तो नहीं लगता कि इस पूरी पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं बीजेपी जितने सालों से लगातार जीतती आ रही है, धूमल साहब भी जीते हैं, कांग्रेस का जो अपना स्ट्रक्चर है वो कमजोर तो नहीं यहाँ साबित होता रहा है? देखिए सर, चुनौतियां हर संगठन में है और हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन एक घर में भी चुनौतियां रहती हैं, आपसी टकराव भी रहते हैं, लेकिन कुछ एक आंतरिक मामले होते हैं, उनको संगठनात्मक तौर पे सुलझाया भी जाता है। और अगर कोई ऐसा कहीं लगता है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट टॉक में बातें होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी तक पहुंचती हैं, उनको सुलझाया भी जाता है। सानिया जी, आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं 2014 का जो आपका इलेक्शन हुआ था जी, उसमें वो जो नाना पटोले महाराष्ट्र से ऐसे और बता उड़ रहे थे पर्यवेक्षक बनकर, जी जी उन्होंने हार के कारणों की जो रिपोर्ट सेंट्रल हाईकमान को दी थी, जी, उसमें 27 लोगों का नाम था, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। उसमें ये लिखा था कि ये अनुराग और धूमल की बी टीम बनकर काम करते हैं। उस रिपोर्ट को शायद आप पढ़ा नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक मिनट तो वो ये जो उनकी रिपोर्ट थी उसके ऊपर ना तो कोई काम हुआ, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी होगी, उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन यहां से आपके कांग्रेस के जो हमारे जो इलेक्शन एजेंट थे ठाकुर रामलाल जी के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और एज ए कैंडिडेट ठाकुर रामलाल जी ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। और उस रिपोर्ट के अंदर जो जो कमियां थी वो हमने सारी के सारी पार्टी हाईकमान को दे दी थी। अब ये विषय वस्तु उनकी है, उन कमियों के ऊपर काफी हद तक काम भी हुआ है जो हमारी समझ में है। तो बाकी कुछ कमियां रहती होंगी, उनके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन हमने यहां से रिपोर्ट वो सबमिट की थी। अगर उसकी कॉपी है तो दैट इज नॉट फॉर मीडिया, अगर जरूरत पड़ी तो कभी उस चीज के बारे में हम नहीं, मैं तो डडवालिया जी ने जो क्वेश्चन किया ना